हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा भारत के भूगोल से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें 1999 से 2023 तक बीपीएससी द्वारा भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब शामिल हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है, यानी भारत का विस्तार पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मुख्य भूमि का मतलब है आपका कन्याकुमारी से। और जो अक्षांशी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक क्या हमारा अक्षांशी विस्तार है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है क्षेत्रफल का। परंतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। देखिए, ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना है? 2.4 है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी। यह आपका 1994 प्रश्न है। तो यह आपका 1990 की जनसंख्या के आधार पर था। अतः निकटतम सही उत्तर बी है। जबकि वर्तमान संदर्भ में भारत लगभग कितना है पूरे विश्व की जनसंख्या का? तो आपका 17.7 ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय यानी आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा में जो है कितना अंतर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और प्लस ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। और यह देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात, ये हुंडरू दिया है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, ये किस पर है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात है। और ये कहां पे है? देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। हुंडरू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 320 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी 98 मीटर। और ये कहां पे है? तो झारखंड राज्य में। हुंडरू जलप्रपात, सुवर्ण रेखा नदी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की पूछ रहा है यहाँ पे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्डविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये बीपीएससी प्री 1997-98 में बना है। बीपीएससी 2000 में भी ये प्रश्न बना है। ये अक्सर कई सारे एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयों संबंधित देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये कहां पे है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पे? नेपाल में। गार्डविन ऑस्टिन की बात करें, K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, भारत में है। कंचनजंगा, ये भी भारत में है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। मकालू 8,463 मीटर, ये भी आपका नेपाल में है। स्पष्ट है कि गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च क्या है? पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, ये पीओके में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाइयां विभिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर कितना? 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से
6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत रेखा कितना है 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में कितना है 4300 मीटर पाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक। देखिए सबसे पहले कौन सा आता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा आपका बृहद हिमालय, जिसे आप कहते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं जिसे। उसके बाद आपका लघु हिमालय आता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे कौन सा आता है आपका शिवालिक श्रेणी आता है। वही पूछ रहा है पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है, तो आपका शिवालिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व जो है प्लियोसियन अर्थात यानी सेनोजोइक युग में हुआ था। ठीक है, सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार इंपॉर्टेंट है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अग्र गंभीर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः ये एक अग्र गंभीर है। ठीक है, इसलिए अग्र गंभीर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का भाग विस्तृत भाग है। सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई, तो आपका ये भी सही है। गंगा की मैदान की रचना एक अग्र उगर्त में हुई, ये भी सही है। अगला कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से फलस्वरूप अपसरण के फलस्वरूप हुई है। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। ठीक है, तब समझ में आएगा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही यानी आउटर है। ठीक है, यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप के से मालदा गैप, ध्यान रखिएगा मालदा गैप पूछा जाता है, मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः ऑप्शन ए सही है। दूसरा है उसके बाद कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई, तो ये भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदानों की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्र गर्त पैदा हो गया। ठीक है, यह अग्र गर्त एक विशाल भूसन्नत की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए, आगे देखते हैं इसमें, जा रहे अवसादों से यह अग्र गर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। ये विशाल मैदानों की बात हो रही थी। ठीक है, ये तीसरा भी सही है। इसका मतलब हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। उसमें आपका प्रश्न में चीनी प्लेट दिया है, तो उसमें आपका नहीं है। हिमालय की उत्पत्ति जो है किससे, तो भारतीय प्लेट और यूरोशियन प्लेट से। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, या इसलिए 4 गलत हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है। मेघालय के पठार का अंश कौन सा नहीं है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए भुवन पहाड़ी जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। बाकी गारो, खासी, जयंतिया ये कहां पे आपका मेघालय पठार का, और ये मेघालय में। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स में, किसका है, तो ये आपका मिजो हिल्स का भाग है भुवन पहाड़ी, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय पठार का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है। इल्मेनाइट ये आपका हो जाएगा किसका, ऑप्शन बी, ये टाइटेनियम का क्या है आपका खनिज है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर। देखिए ये 67 बीपीएससी प्री 2022 में प्रश्न बना है। आप सभी को पता है जो टीचर की वैकेंसी है वो बीपीएससी करवा रही है, तो ये बीपीएससी अपने लेवल का प्रश्न पूछेगा, इसलिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है बीपीएससी के तो सारे आप सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं, इलेवनाइट एवं रूटाइल टाइटेनियम के दो क्या है? प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट जो गुजरात से लेकर दीघा तट पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां से? सौराष्ट्र से आपका पश्चिम बंगाल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा है। ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, भारत की तट रेखा, इसके बारे में देखिए इसमें गलत दिया है इसलिए 1994 का प्रश्न है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है? तो 5422 है। ठीक है, 5422.6 किलोमीटर है। कितना? कुल तट की लंबाई। अब मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितनी है? 2094 किलोमीटर है। और भारत की संपूर्ण तट, अगर पूछे संपूर्ण तट रेखा यानी द्वीपों को मिलाकर, तो कितना है? 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए आपका जो है इसमें ठीक नहीं लगा है, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये लंबाई ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। ये आपका है पश्चिमी घाट। कह रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो उसे सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। केरल में से सहाय पर्वतम के नाम से जाना जाता है। सहाय पर्वतम कहां पे? आपका केरल में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में नाथुल्ला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुल्ला की ऊंचाई कितनी है? 14,450 फीट है, यानी 4404 मीटर है। जोजिला की ऊंचाई कितनी है? आपका 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 13,044 फीट है। और तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा कौन सा है? यांगजी दीवान। कौन सा है? यांगजी दीवान। इसकी ऊंचाई कितनी है? आपका 5890 मीटर इसकी ऊंचाई है। चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का उत्तर जो है ई होगा। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा है? आपका यांगजी दीवान है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है कहां पे अवस्थित है? आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे? अरब सागर में यह स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। जो द्वीप है वो किससे? तो प्रवाल से हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। यह अलग से प्रश्न बनता है, कितनी है? 36, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है, यानी आबादी 10 पे ही रहती है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। उत्तरी द्वीप को क्या कहते हैं? अमीन द्वीपी, और दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, द्वारा पृथक होता है। कावारत्ती लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है, जो कावारत्ती द्वीप पर स्थित है। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, वही प्रश्न फिर है। ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति से होता है। अभी पीछे पढ़ा हमने, प्रवाल से बने होते हैं। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? ये भी प्रश्न आ चुका है, पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल। 36 है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहां पे? ऑप्शन बी महाराष्ट्र का अंग है आपका विदर्भ। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र। कौन सा? महाराष्ट्र का उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उसे विदर्भ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ये आपका बीपीएससी 2017 में प्रश्न बना है, इसके बारे में देखते हैं। उपयुक्त में
विकल्प में भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? आपका मध्य प्रदेश। वन स्थित रिपोर्ट 2021 अब बात करते हैं तो 17 है। 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखिए, सबसे ज्यादा 2021 इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश में आपका कितना है? 77,493 वर्ग मीटर, यानी लगभग 25% है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपका 79%, ये परसेंटाइल में आपका अरुणाचल प्रदेश है। और छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये आप प्रश्न ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बताएं निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, आपका ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट, जहां मिलते हैं कौन सा है? तो ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये बीपीएससी 2016 में प्रश्न बना है, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, देखिए 60 में भी, 62 में भी, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन किस नाम से कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए नीलगिरी पर आपका टोडा जनजाति भी निवास करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर तक कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डमम पहाड़ी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2019 में प्रश्न बन चुका है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पीछे हमने पढ़ा, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपके मिलते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सा है? दोदा बेट्टा। दो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर चोटी है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी, ठीक है। अन्नामुडी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे है, ये इसको भी ध्यान रखिए, प्रश्न बनता है। सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, और सब दूसरी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। और ये नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी के नजदीक है। कार्डमम पहाड़ी कहां पे? आपका केरल में है, जो कन्याकुमारी के नजदीक है। इसीलिए ऑप्शन में आपका हो जाएगा ई, ठीक है। ये जो डिटेल है ना, ये सारे जो है अलग अलग प्रश्न बनते हैं, तो आप डिटेल को ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य, तो ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। राजस्थान पहले स्थान पे, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका महाराष्ट्र। जनसंख्या की बात करें सबसे पहले कौन आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार आ गया तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां कौन सा है? ऑप्शन डी बिहार। आप सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा हो गया था? 13वां हो गया था। परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बिहार का पुनः स्थान क्या हो गया? 12वां हो गया। देखिए ये 2008 का प्रश्न है, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में पहले क्या हो गया था? 13। तेलंगाना के गठन के बाद 13, इसलिए आपको कहीं कहीं 13 भी देखने को मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के गठन के बाद पुनः क्या हो गया? 12वां स्थान हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो आपका ऑप्शन ए दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2016 में प्रश्न बन चुका है। ये द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये दक्षिण भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः कहां पे? तो दक्षिण भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में आपका जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अब देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। कहां कहां पे? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी में। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूरा पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, भील जाति कहां पाई जाती है? भील जाति कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में पाई जाती है आपका भील। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए।
भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में भी निवास करती है। ठीक, लास्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आपका भील गुजरात सही है, पीछे अभी हमने देखा। गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प के अनुसार भील कहां? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। कोडा आपका तमिलनाडु। टोडा कहां पाई जाती है? आपका तमिलनाडु पाई जाती है, केरल नहीं तमिलनाडु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। अभी बताया हमने नीलगिरी पर्वत पर। अगला है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाती है? अलकनंदा एवं भागीरथी, ये तो कई बार प्रश्न बन चुका है, बिहार दरोगा वगैरह में कई बार ये प्रश्न बना है। तो ऑप्शन डी देवप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी मिलने से कौन सा आपका? देवप्रयाग बनता है। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टेढ़ी गढ़वाल जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से नदी को क्या कहा जाता है? गंगा नदी को नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जंगबो जो नदी है ये किस नाम से? तो आपका भारत में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में यारलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में यारलुंग जंगबो जिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना के नाम से जमुना नाम कहलाती है। ब्रह्मपुत्र को बंगाल में क्या कहते हैं? जमुना। तिब्बत में सांगपो। जब निकलती है तो उसे यारलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेल नदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं है। इसके बारे में हम देखते हैं। तेल नदी महानदी की सहायक नदी। किसकी? महानदी की सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य नदियों की बात करें सहायक नदी, तो आपका शिवनाथ, जोग, हसंदो, ईब, माड, ये सब किसकी नदी है सहायक? तो महानदी पे है। इंपॉर्टेंट। और महानदी पे आपका हीराकुंड बांध भी स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? तो ऑप्शन डी। इसमें आपका हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, अब सभी को पता है। और उसके बाद आपका बी महानदी, कृष्णा और कावेरी। और बात करें लूनी, नर्मदा और ताप्ती की, तो ये आप कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। और ये क्या बनाती है? तो आपका ईश्वरी का निर्माण करती है। ईश्वरी का यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ये। और ये सब किसका निर्माण करती हैं? जो अरब सागर में गिरती हैं, तो आपका ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ठीक है, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी है? आपका सोन नदी की सहायक नदी। यह सोन के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, पहली कौन सी है? यमुना। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? आपका सोन नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। अगला कह रहा है, दक्षिण कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रभावित होती हैं। ये सारे जो ऑप्शन में दिए हैं उसी का ये डिटेल दिया है, वही मैं पढ़ रहा हूं, आप इसको ध्यान सुनिएगा। अगर हम बढ़ के बराकर नदी, तो बराकर नदी दामोदर नदी की क्या है? सहायक नदी। किसकी? इंपॉर्टेंट है ये। बराकर नदी किसकी सहायक नदी? दामोदर की सहायक नदी, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी की उपनदियां। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ई होगा। देखिए कौन कौन सा आपका गंगा नदी घाटी में कौन सा आएगा? आपका बराकर और उत्तरी कोयल। तो आपका दोनों हो जाएगा, बराकर और उत्तरी कोयल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। अभी हमने पीछे पढ़ा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सोन जो है ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पीसीएस ये बीपीएससी 2022 में प्रश्न बन चुका है, 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है?
गंगा नदी के किनारे कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन सी है? भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कहां से? आपका गंगा नदी पहले किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग में आपका क्या कहलाती है? देवप्रयाग से आपका गंगा कहलाती है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। देखिए आपका ये उत्तरकाशी है, किस किस नदी के किनारे है आपका? तो ये भागीरथी, भागीरथी जो बाद में कहलाती है गंगा, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी लेह है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता की वजह से उनकी जलवायु में भिन्नता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अमृतसर की बात करें, ये अमृतसर का अक्षांशीय विस्तार ये है, उसके बाद शिमला का ये है, लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी क्या है? ऊंचाइयों में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 से 600 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या हो? गिरावट होती है, इसलिए आपका शिमला जो है ठंडा प्रदेश है और अमृतसर उतना ठंडा प्रदेश नहीं है, इसलिए ऊंचाई की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यता प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यता किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 75% हिस्सा प्राप्त होता है। कितना? 75%। अगला प्रश्न है, दुमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमटी लोम में जो कौन सा कण आपका हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण, यानी दोमट मिट्टी, बालू कण, चिकना कण, पांशु कण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सामान्यतः दोमट मिट्टी जिसे लोम मिट्टी कहते हैं में 40% क्या होता है? बालू के कण, 40% मृतिका और के कण एवं 20% गाद होता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कितना? बालू, मृतिका और कण पाए जाते हैं इसमें, और अतः ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, लक्ष्य, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में? तो ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बीपीएससी 2011 का प्रश्न है, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाता है। देखिए सबसे ज्यादा मिट्टी क्या करती है? पानी सोखती है, कौन सी? चिकनी मिट्टी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार में सिंचाई किससे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहां पे? पश्चिमी चंपारण जिले, बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। हरित क्रांति का घटक पूछ रहा है इसमें। आप पहला करा, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज शामिल थे, बात सही है। सिंचाई सही है, ग्रामीण विद्युतीकरण और आपका ग्रामीण सड़कें और विपणन, ऑप्शन क्या हो जाए? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग का कहा जाता है। भारत में किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने को क्या कहा गया? तो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः क्रांति में उपयुक्त चारों घटक सही हैं। ठीक है, इसके बारे में बता दिया मैंने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि एक से अधिक है। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षक तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। यानी आपका अगर कृषि में गुणवत्ता लानी हो या उत्पादकता बढ़ानी हो तो क्या होगा? कुशल सिंचाई की जरूरत होती है,
गुणवत्ता बीज की जरूरत होती है, कीटनाशकों का प्रयोग भी, उर्वरकों का, यानी आप इसमें आपका इसका करेक्ट आंसर एक से अधिक। अगला प्रश्न है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। देखते हैं, वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। इंद्रधनुषी क्रांति में आपका सभी क्रांतियों को शामिल निगरानी के लिए चलाया गया था ये, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि। देखिए भूरी क्रांति इंपॉर्टेंट है उर्वरक के लिए, अंडा, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति दलहन, नीली क्रांति आपका मत्स्य, और लाल क्रांति आपका मांस या टमाटर के लिए, श्वेत क्रांति दूध के लिए, हरित क्रांति आपका सभी पता है खाद्यान्न के लिए। हालांकि काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन सी। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियों तथा उनके उत्पादन इस प्रकार है। गुलाबी क्रांति किसका संबंध? प्याज से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, पीली क्रांति तिलहन से है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। अधिकतम गेहूं उत्पादक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न काल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे, कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादन 3 राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। देखिए जब प्रश्न बना था तो आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा था, अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? तो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे? ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए जो पुराने प्रश्न है उसमें थोड़ा सा डाउट होता है। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्य क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, पंजाब। अतः ये सही है, जिसमें ऑप्शन के कारण आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा होता है, तो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, तो आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2019-20 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2021 में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीनी भी, इसके पहले आपका महाराष्ट्र था, लेकिन अभी हाल में रिपोर्ट आई तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश चीनी के मामले में भी आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केसर का उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में भारत में केसर उत्पादक एक मात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जहां प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जाता है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कब बना? 2019 में। अगला प्रश्न है निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वार। बाकी जूट, मूंगफली और गन्ना क्या है? नकदी फसल। ये पूछा जाता है, ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। खाद्यान्न फसलों में आपका चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन। गैर खाद्यान्न फसलों में नकदी फसल जिसे कहते हैं आपका, उसमें कौन आपका? तिलहन, मूंगफली, रैपिड सीड, सरसों, रेशेदार, कपास, जूट में ऐसे आते हैं। बागानी फसलों में आपका कौन सा आता है? तो आपका चाय, रबड़। देखिए नहीं, एक मिनट देखते हैं। खाद्यान्न फसलों में आपका ठीक है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन में आपका दालें। गैर नकदी फसलों में आपका तिलहन, मूंगफली, रैपिड सीड्स, ये सब कपास, जूट, मेस्ता सब आते हैं। बागानी फसलों में काफी, रबड़ और गन्ना, तंबाकू, ये सब किसमें आते हैं? बागानी फसलों में आते हैं, ये सब ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, एक बार आप खुद से सारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में जो है किसका खनन होता है? इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, हेमेटाइट का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। बैलाडीला खनन कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला क्या है? लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। उच्चतम क्वालिटी कौन सा होता है? हेमेटाइट। और ये बैलाडीला, डायरेक्ट प्रश्न बनता है, बैलाडीला खान आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड में कोयला की खाने स्थित हैं। झारखंड में कोयला की खाने, ऑप्शन ए झरिया में, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहार दगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लोहार दगा किसके लिए? बॉक्साइट के लिए, और जमशेदपुर इस्पात उद्योग के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में? ऑप्शन सी झारखंड में। ये देखिए बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोल फील्ड क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अभी पढ़ा हमने कोयला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला कह रहा निम्न कोट का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। दूसरा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा है कार्य संचालन कीमतें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन बी में क्या दिया है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। ऑप्शन सभी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पे स्थित? सबसे पुराना तेल भंडार कहां पे? ऑप्शन डी डिगबोई असम में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तेल ऊर्जा संकट कब? तो आपका ऑप्शन डी 1970 से 1980 के दौरान। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था। कब? 1973 में, जब तेल निर्यातक देशों जो ओपेक कहते हैं ने तेल कंपनी कीमतों में अकस्मात 4 गुना से क्या होता वृद्धि कर दिया था, ओपेक। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में प्रति व्यक्ति आय की खपत वर्ष 1994 में थी। प्रति व्यक्ति आय ऊर्जा खपत 1994 की बात कर रहा है। ऑप्शन सी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1994 में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का 1/3 है। अतः निकटतम विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ये 2020 का है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। दिए गए राज्यों में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक सौर उत्पादन होता है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक, उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना राज्य है। अगला है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। पहला क्या करा है? कृषि एवं घरेलू उत्पादों को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। अगला है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चौथा है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थानों को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचारण, वितरण हानियां आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचारण व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में क्या है? अधिक है। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी,
कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। ठीक है, ये सब कमियां हैं। अब बढ़ते हैं, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, टाटा। इसके बारे में देख लेते हैं। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो किसके लिए? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में क्या दिया है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, मेडिकल आदि उद्योग भी स्थापित हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में कहा तांबा उद्योग स्थापित? तांबा उद्योग कहाँ पे? आपका खेतड़ी राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर किसके लिए? परमाणु ऊर्जा। टीटागढ़ किसके लिए? कागज उद्योग के। रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रांची, ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए तांबा के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं, भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क भंडार राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख नगरों, आपका जो दिल्ली है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद आपका चेन्नई और कोलकाता सड़क मार्ग को जोड़ना इसका क्या था? प्रमुख क्या था इसका? इस योजना का आपका उद्देश्य था। ये ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये बीपीएससी 48 और 52 में दोनों में प्रश्न बना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल किसे पार करती है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बीपीएससी 2020 का प्रश्न है ये। 9.02 इंपॉर्टेंट है। 9.02 किलोमीटर लंबाई अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर लगभग। यह पूरे वर्ष मनाली और लौ स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। पहले इसका नाम रोहतांग था, अब इसका क्या नाम है? अटल सुरंग। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? कौन सी? तो ऑप्शन क्या, देखिए ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ट्रेनों का नाम दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। यह अधिकतम दूरी इसमें दिया है प्रश्न काल में। त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन जो आपका 12,431 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तय करती थी। भारत के सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। यह आपका प्रश्न के अनुसार है। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया था? द्रुत डाक विभाग, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कई बार प्रश्न बना है ये, इसमें देख लेते हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट जिसे कहते हैं 1 अगस्त 1986 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? दूरभाष का प्रादुर्भाव, तो आपका ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें कुछ गलत है, ऑप्शन में इसलिए टिक लगा है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। कब? 1850 में। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। अतः विकल्प में कोई नहीं है, इसलिए इसमें कोई दिया नहीं है। 28 जनवरी 1882 को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाट
पाट अंचल अवस्थित है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। इसके बारे में देख लेते हैं। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य में आता है, अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया आपने सुना होगा, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, झारखंड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पहले बिहार का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो आपका पहला उत्तर प्रदेश इसमें हो जाएगा, अवरोही क्रम पूछ रहा है, ठीक है, अवरोही क्रम। उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा पहला आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके पहले हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, इसके बारे में उसमें क्षेत्रफल दिया सबका, देख लीजिएगा आप लोग। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी, कच्छ। कच्छ कहां पे है? आपका गुजरात में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित से घिरा हुआ है? असम जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो ऑप्शन बी 7। इसके बारे में हम देख लेते हैं। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। कितनी? 7। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा नहीं लगाता। जिन राज्यों से असम सीमा लगाती है वे इस प्रकार है, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं भूटान और बांग्लादेश से मिलती। देश पूछे भूटान और बांग्लादेश। अगला है, गद्दी लोग निवासी हैं। अभी हमने पूछा गद्दी कहाँ का? तो आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है ये गद्दी जनजाति। अगला प्रश्न, बोडो निवासी है। बोडो कहाँ की निवासी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बोडो जनजाति नृजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तरी पूर्व गारो पहाड़ी में पाई जाती है। गारो पहाड़ी कहाँ? मेघालय में। गारो जनजाति है। गारो जनजाति किसकी है? गारो खासी जयंतिया, सभी को पता है, तो आप मेघालय में। ऑप्शन देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार गारो जयंतिया मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, अतः में से कोई भी विकल्प संभव नहीं है, इसलिए डाउट में था ये, ठीक है। प्रश्न इसमें आपका मेघालय में पाई जाती है, असम में भी, मिजोरम में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो ऑप्शन ए 6000 मीटर तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। किसके अनुसार? ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, लेनी के अनुसार कितना है? 2000 मीटर तक। ये बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो आपका गंगा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वह लंबाई इस प्रकार है। गंगा की कितनी है? 2525, गोदावरी की 1465 है, नर्मदा की आपका 1312 है, महानदी की 851। गंगा जो है सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी नदी है भारत की। उसके बाद दक्षिण भारत की पूछा जाए तो गोदावरी है। अगला प्रश्न, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे तो कानपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, मानसरोवर झील, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। मानसरोवर से आपका ब्रह्मपुत्र भी, सतलज भी, सिंधु भी निकलती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त नदियों के उद्गम स्रोत इस प्रकार है, देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र कहां से? तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है, चेमायुंगदुंग हिमनद से। सतलज की बात करते हैं तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल से, और सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ये सब ध्यान रखिए, अलग से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ऑप्शन डी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नदियों की सहायक नदियों से बहुत प्रश्न बनता है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदी की बात करें, जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दियांग, सियांग और कोपली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांगपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। देखिए नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र में, तिब्बत में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को? तो सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये तिब्बत यानी चीन, भारत एवं बांग्लादेश में बहती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना की। हिमालय नदी और प्रायद्वीप यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उसमें तुलना करना है। इसमें देख लेते हैं, अधिकांश हिमालयी नदियां 12 जबकि अच्छांशी अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती हैं। सही है, अधिकांश जो हिमालयी नदियां होती हैं क्या होती हैं, 12 होती है, जैसे गंगा वगैरह ये 12 होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं किस पे होती हैं, ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। अगला कह रहा है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय की तुलना में, सही बात है, ठीक है। अगला पता है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण नहीं बनती है। प्रायद्वीपीय जो है कठोर होते हैं, ये इसलिए रास्ता कम बदलती हैं। जो हमारे इधर नदियां हैं गंगा वगैरह, ये ज्यादा मार्ग परिवर्तित करती हैं। इसमें हम देख लेते हैं डिटेल। अधिकांश हिमालय नदियां 12 होती हैं जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी युवा नदी की उदाहरण है तथा प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण बनती है। ठीक है, जो हिमालय नदी होती है गंगा वगैरह, कोशी वगैरह मार्ग परिवर्तित करती रहती है, वही क्षरण करती है। ठीक है, वही बात कर रहा था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भ्रंश द्रोणी से तो आपका नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए, आपका पहले आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद आपका नर्मदा नदी, उसके बाद आपका आता है सतपुड़ा, उसके बाद आपका आता है ताप्ती। ये सब ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत, उसके बाद आपका नर्मदा नदी, उसके बाद आपका सतपुड़ा, उसके बाद आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। और ये किसका निर्माण, तो ये सब ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली यानी इस साइड पश्चिम की तरफ अरब सागर में, तो आपका नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी किसकी है, घाघरा की। कौन, राप्ती, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवाहित हो रही है। अतः ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है। कावेरी नदी किस राज्य से, ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ध्यान रखिए, कहां से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिर के निकट से यह निकलती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में विस्तृत है और यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र एवं शिव रंग द्वीप का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहां से, तो आपका सोन नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमतरी के सिंहासा पर्वत से निकलती है। तो इसमें जो है सोन, नर्मदा तथा ताप्ती कहां से निकलती है, तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सोन, नर्मदा। महानदी कहां से निकलती है, तो आपका सिंहासा से निकलती है। इसलिए ऑप्शन में इसमें कोई सही सटीक नहीं दिया है, इसलिए इसमें स्टार लगा है। ठीक है, डाउट में प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहां से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर। कितनी, 592। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी है तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अक्सर पूछा जाता है। तो लूनी जो है ये भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है इसे भूमि बंधित। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं, ये आपका भूमि में समाहित हो जाती है लूनी नदी। कहां से, तो अजमेर से। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। नदी पथ परिवर्तन कौन सा है, ऑप्शन सी कोसी नदी। इसलिए इसे कोसी नदी को क्या कहा जाता है, कहां का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी अपने भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तनों के लिए विशेष रूप में जानी जाती है। अतः यह कहा जाता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपना मार्ग क्या हुआ, प्रवाह को बदला है। अगला प्रश्न है,
दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी। तो आपका ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार। अभी हमने पढ़ा था सुवर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। इसमें देख लेते हैं। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी है, छोटा नागपुर पठार से झारखंड से निकलती है। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित जिसका कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है जिसकी दिशा 6 माह तक यानी जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम से भिन्नता के कारण होता है या अन्य किसी कारण से इस पर अपर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाएं का प्रतिपादन किया गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहली संकल्पना है आपका तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी संभाव के कारण होती है। अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त क्या होता है? प्रभाव होता है। और क्या है नवीन संकल्पना? क्या है नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? फ्लान नामक विद्वान ने किया था। अगला प्रश्न है आम्र वर्षा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम्र वर्षा तो आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए ऑप्शन सही नहीं दिया है। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा तड़ित क्या कहा जाता है? उसे काल वैसाखी। बंगाल असम में क्या उसे काल वैसाखी कहा जाता है, और इसे कर्नाटक केरल में चेरी ब्लॉसम, जबकि मई महीने में जो होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। ये सब ध्यान रखिए, अलग से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून कहा जाता है, से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अगला प्रश्न है चेरापूंजी अवस्थित है। तो ऑप्शन सी चेरापूंजी मेघालय में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मानसून से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा था? चेरापूंजी। अब कौन सा है? मानसून है। अगला प्रश्न है 100 नंबर का। आज हम इसमें 100 प्रश्न ही करेंगे। इसमें लगभग ज्योग्राफी का आपके 164 प्रश्न 65 प्रश्न शामिल हैं, तो इसके आगे प्रश्न अगली वीडियो में हम देखेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करने दिया है। एक तरफ जो है सूची 1 में प्राकृतिक आपदाएं दी हैं, दूसरी तरफ प्रदेश दिया है। तो बाढ़ जो है, बाढ़ सर्वाधिक कहाँ? आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप की बात करें तो आपका हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में आता है अक्सर। सूखा की बात करें तो मध्य पूर्व भारत, और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।